Assalamualaikum students. Today's topic is wetlands. तो क्या होते हैं wetlands और इनकी क्या significance है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. Wetlands a fresh water body, ठीक है, standing water body है, lentic ecosystem है. So they are found where water and land meets. Roots of plants are underwater part or all of the air, ठीक है. ये देख लें, ये इस तरह की कोई भी जगह होगी वो वेटलैंड कहलाएगी. सॉइल्स आर सोक्ड विद वाटर और वाटर कैन बी फ्रेश और ब्रैकिश, ठीक है. फ्रेश भी हो सकता है पानी, मीठे पानी की भी वेटलैंड हो सकती है और खारे पानी की भी वेटलैंड हो सकती है. वेटलैंड की टाइप्स हैं बॉग्स, स्वैम्प्स एंड मार्शेस. इनकी थोड़ी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं दिखने में, प्लांट्स में, सॉइल में, तो उस बेसिस पर जो है क्लासिफाई किया गया है. बट ऑल वेटलैंड्स हैव वाटर लॉक्ड सॉइल, ठीक है. वाटर लॉक्ड सॉइल होती है, बहुत मॉइस्ट सॉइल होती है, पानी में डूबी हुई मिट्टी होती है और जो है वो बहुत न्यूट्रिएंट रिच होती है. Among the richest biome for its diverse communities, ठीक है. इनका जो ये बायोम जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जो पाई जाती है वो वेटलैंड्स में पाई जाती है. बॉग्स एंड स्वैम्प्स जो है आर फ्लडेड और बट अ मार्श इज वेट ओनली पार्ट ऑफ द ईयर. बॉग्स एंड स्वैम्प्स जो है उनमें हमेशा पानी रहता है और जब मार्शेस हैं वहाँ पर जब बारिशें होती हैं तो पानी होता है, जब बारिश नहीं होती तो पानी नहीं होता है उधर, तो वो मार्श कहलाती है. सम वेटलैंड्स आर फ्लडेड विद सॉल्टी ओशन वाटर, ठीक है. ये बात समझ में आ रही है, भी डिस्कस भी कर चुके हैं. Others are covered with fresh water from rivers and lakes. डिपेंड करता है कि सोर्स ऑफ वाटर क्या है वेटलैंड की. अगर समंदर का पानी उसमें आ रहा है तो पानी जो है वो सॉल्टी होगा, ब्रैकिश होगा, या अगर वहाँ की रिवर या कोई लेक उसे चार्ज कर रही है या रेन से हो रहा है तो फिर वो मीठा पानी होगा. और जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पर, इकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं क्योंकि प्लांट्स होते हैं वहाँ पर हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं. हाइड्रोफाइट्स मतलब कि दे आर अडेप्टेड टू हाई ह्यूमिड एंड मॉइस्ट कंडीशन. वो जो है बहुत ज़्यादा पानी में ग्रो करने की सलाहियत रखते हैं. हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फाइट्स मीन, हाइड्रोफाइट्स मीन वाटर लविंग. ये पिक्चर है मार्श फार्म, ये मार्श है जहाँ पर पार्ट ऑफ द ईयर पानी होता है, पार्ट ऑफ द ईयर पानी नहीं होता है. दीज आर दी स्वैम्प एंड ये बॉग है. मार्श स्वैम्प बॉग. मार्श ये है, ठीक है. इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लें, शैलो वाटर होता है, पानी कम होता है. लैंड समटाइम एक्सपोज, सॉइल सेचुरेटेड होती है और पानी फ्री ऑफ ऑक्सीजन होता है. फ्रेश भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है और ब्रैकिश भी पानी हो सकता है, ठीक है. इमरजेंस ऑफ मोस्टली ग्रासेस, कैटटेल्स एंड रशेस. ये वहाँ की प्लांट डाइवर्सिटी की बात हो रही है. वहाँ पर मोस्टली ग्रासेस होंगी, कैटटेल्स होंगे एंड रशेस होंगे, ये इस तरह. स्वैम्प, इसकी बात हो रही है. Flooded land due to poor drainage dominated by large trees and shrubs. यहाँ पर आपके जो है स्वैम्प में बड़े बड़े जो दरख्त होते हैं वो इधर पाए जाएंगे, जैसे ये यू कैन सी क्लियरली कि कितना हार्ड वुडन ट्रीज यहाँ पर मौजूद हैं. ये सारे, ये स्वैम्प है, ये पानी है सारा, ये वेटलैंड है चूंकि, और ये बहुत रिच बायोडाइवर्स सिस्टम होता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है. एंड यस दे आर वेरी डेंजरस एज वेल, क्योंकि यहाँ पर खतरनाक किस्म के जानवर भी मौजूद होते हैं. बॉग,
इनलैंड वेटलैंड विद लेटरल फ्लो और आउटफ्लो एसिडिक सॉइल होती है, डिकम्पोजिशन जो है वो स्लो होती है, स्पैग्नम मॉस डोमिनेंट होती है यहाँ पर और डिकेज इनटू पीट। ये भी आप देखेंगे आगे, मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी, ये तमाम जो है वो ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा ये मार्श है, ठीक है, यहाँ पर आपकी ग्रासेस होती है, पानी कम होता है इधर, स्वैम्प है, और बॉग, बॉग को फेन और मोर भी कहते हैं। वेटलैंड की सॉइल को डिस्कस करते हैं। वेटलैंड सॉइल आर नोन फॉर देयर वेटनेस, ठीक है, गीली मिट्टी होती है, बट दे शुड आल्सो बी नोन फॉर देयर हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, बहुत ज़्यादा हाई ऑर्गेनिक कंटेंट में मौजूद होता है, यानी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होती है, यहाँ पर अच्छे से जो है वो ग्रोथ होती है प्लांट्स की। मोस्ट वेटलैंड सॉइल्स हैव अ हायर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल देन टेरेस्ट्रियल सॉइल्स, ठीक है, यहाँ पर जो आपकी क्रॉपिंग करते हैं आप जहाँ लैंड पर, वहाँ की सॉइल बड़ी ज़रख़ेज़ होती है, लेकिन मोस्ट वेटलैंड सॉइल, मतलब बहुत ज़्यादा वेटलैंड ऐसे हैं जिनकी सॉइल उन टेरेस्ट्रियल सॉइल से भी ज़्यादा फर्टिलाइज्ड होती है, न्यूट्रिएंट रिच होती है। प्लांट्स की बात करें, मोर देन 5000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स लिव इन और नियर वेटलैंड, ठीक है, 5000 स्पीशीज है सिर्फ, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने होंगे। वेटलैंड्स हैव हाई बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, हाई बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि जो है हाई नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, हाई नंबर ऑफ एनिमल्स हैं, हाई नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, ठीक है, और बहुत जल्दी जल्दी वहाँ ग्रो कर जाते हैं। The kinds of plants that may be found in a wetland are determined by several factors, especially the type of soil and the quantity of water. जाहिर सी बात है, वेटलैंड की टाइप्स भी चेंज है, वहाँ का इकोसिस्टम थोड़ा थोड़ा, एटमॉस्फेयर और सब कुछ चेंज होता है, ये भी देखना होता है कि कौन सी वाटर बॉडी इनको चार्ज कर रही है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर प्लांट्स फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं कि वहाँ की सॉइल कैसी है तो प्लांट्स वैसे होंगे, पानी कितना है, कम ज़्यादा, सॉल्टी पानी है, मीठा पानी है, नॉर्मल पानी है, तो प्लांट्स उस तरह के उगेंगे फिर वहाँ पर। Some plants grow only in water or extremely wet soil, okay, and other plants need moist but not saturated soil। जाहिर सी बात है, कुछ को बिल्कुल भर के पानी चाहिए होता है, कुछ को जो है वो हल्का फुल्का चाहिए होता है, तो हर तरह की स्पीशीज वहाँ मौजूद हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दी एबायोटिक फैक्टर्स। ये पॉन्ड लिली है और ये कैटटेल है, जो अभी हमने पीछे कहीं जिक्र किया था कैटटेल का, पॉन्ड लिली है, ये नाम क्यों नहीं आ रहा, पॉन्ड लिली है, कैटटेल है, फिर ये भी मार्श पर्सलेन, ये भी पाई जाती है आपके वेटलैंड्स में, और सिप्रस स्वैम्प में ये पाए जाते हैं। सो वर्ल्ड wetlands sustain more life than almost any other ecosystem, even though only about 6% of the earth's surface is wetland। ठीक है, ये बात समझिए, वेटलैंड जो है वो पूरी अर्थ पर 6% है एज कम्पेयर टू अदर इकोसिस्टम्स, लेकिन ऑलमोस्ट जो है ये मतलब दूसरे जितने भी इकोसिस्टम्स हैं उनसे ज़्यादा इनके पास बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है और ज़्यादा स्पीशीज़ जो है यहाँ पर नरिश कर रही हैं, बायोलॉजिकल रिचनेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर दूसरे तमाम इकोसिस्टम्स के मुकाबले में, हालांकि ये सिर्फ 6% है। सो 40% ऑफ वर्ल्ड्स एनिमल्स and plant species live and breed here। 40% of world's animals and plants, देखें ये सिर्फ 6% है, और कितने plants और animals को accommodate कर 40%। wetlands have been called biological supermarkets। biological supermarkets का जो खिताब है वो wetlands को दिया जाता है। reason is that
कि जो है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा एनिमल्स अवेलेबल होते हैं विद इन दी वेटलैंड, तो यहाँ पर फूड एंड वाटर रिक्वायरमेंट्स के लिए जो है दूसरे थोड़े दूर दूर से भी जो है वो एनिमल्स आते हैं और खुराक हासिल करते हैं, चाहे उन्हें प्लांट चाहिए हो या चाहे उन्हें कोई एनिमल चाहिए। तो इसीलिए ये सुपरमार्केट कहलाते हैं, बायोलॉजिकल सुपरमार्केट। ठीक है। Besides animal that live there permanently, many non-wetland animals visit for food and water. Wetland conditions make it necessary for the animals that live there permanently to adopt in special ways. The reason why so many species choose to reside or breed in wetland is because they are mostly covered with water and thus remain humid and moist for the most part of the year, making it a perfect haven for a wide variety of plants and birds. ठीक है। यहाँ पर क्यों जो है वो रिसाइड करना चाहते हैं एनिमल, क्योंकि उनको खाना भी मिल रहा होता है, पानी भी मिल रहा होता है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, हर चीज़ अवेलेबल है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है गीत, किंगफिशर्स, डक्स, बाइसेस एंड सैंड पाइपर्स, ये तमाम के तमाम आते हैं, रहते हैं, अपनी जो है वो ज़रूरियात पूरी करते हैं, ब्रीड करते हैं और फूड हासिल करते हैं, पानी हासिल करते हैं, शेल्टर हासिल करते हैं। ये एक सैंड पाइपर की पिक्चर है, इज लुकिंग फॉर फूड। अच्छा, besides birds, there are also many species of mammals that have a preference on wetlands. अच्छा, बर्ड्स के अलावा मैमल्स भी जो है वो नॉन वेटलैंड की जो हम बात कर रहे हैं वो भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्लेटिपस इन ऑस्ट्रेलिया इज वन एग्जाम्पल। दे आर ग्रेसफुल अंडर वाटर, हंटेड फॉर इंसेक्ट्स, शेल फिश एंड वॉर्म्स। ठीक है, इनका खाना है इंसेक्ट, शेल फिश एंड वॉर्म्स, उसके लिए आते हैं। Their high dependence on fresh water leads them to wetland and basin where they can build burrows. ये platypus है, ये इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ इंसेक्ट्स, वॉर्म्स आता है वेटलैंड पर। इसका मैमल, और ये एक अलग तरह का मैमल होता है, यूनिक तरह का होता है। ये जो है इट ले एग्स। ठीक है। प्लेटिपस के अलावा मैमल्स लाइक मिलो डियर, स्लॉथ्स, water bugs, elks, otters, beavers, and different kinds of fish also live in wetlands. The wetlands in the world accumulate, accumulately accommodate more than 19,500 animal and plant species. ठीक है, आपके नंबर्स में देख लें कि जो है वेटलैंड जो है वो मजमूई तौर पर कितने 19,500 एनिमल और प्लांट की स्पीशीज को सपोर्ट कर रहा होता है, पाल रहा होता है, एकोमोडेट कर रहा होता है। ये कुछ जो है वो पिक्चर्स हैं जो वेटलैंड के ऊपर एनिमल्स एंड प्लांट्स हम देख चुके हैं, ये एनिमल्स की पिक्चर्स हैं। लंग फिश एंड इट्स ड्रैगन फ्लाई, बिटर्न, स्नाइप और बोर्ड बिल्ड हेरन। leopard frog and swamp tortoise, crocodiles as well, क्योंकि ये एक दलदली सा एरिया होता है, तो of course you can understand।
लोकेशन देख लेते हैं कहाँ होते हैं ये वेटलैंड। वेटलैंड हॉटस्पॉट्स आर Canada, North America, Asia, Europe, South America, and Australia. Almost on every continent, the wetlands are present. हर जगह मौजूद होते हैं. Inland wetlands are lands covered with fresh water, all part of the and are located within the coastal areas. ठीक है, ये तो समझ में आ जाती है बात. हम बात डिस्कस कर चुके हैं कि there are certain fresh water wetlands and there are certain brackish water wetlands. Seasonal wetlands, we have also talked कि part of the year पानी होता है फिर नहीं होता. Precipitation का क्या है उधर system? Wetlands receive most of their water supply from precipitation. बारिशों से जो है ज़्यादातर वो जो है वो wetland charge होते हैं. And the amount of rainfall a wetland receives depends upon its location. Obviously, जहाँ होगी वेटलैंड, जिस मुल्क में होगी, जिस कॉन्टिनेंट पे होगी जोग्राफिकली, वहाँ जो बारिश का हिसाब होगा वही वेटलैंड को मिलेगा. Those in Southeast Asia where heavy rains occur can receive up to 200 inches. ठीक है, जब बारिश ज़्यादा होती है साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे कि वहाँ पर 200 इंचेस तक की भी वाटर प्रेसिपिटेशन हो सकती है. इसके बरक्स इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जहाँ बारिशें कम होती है, वेटलैंड एक्सपीरियंस 6 इंचेस ऑफ रेनफॉल पर ईयर. 6 इंचेस की जो है वो रेनफॉल सालाना रिसीव करते हैं. क्लाइमेट कैसा होता है? अनलाइक सम अदर बायोम, वेटलैंड्स डू नॉट हैव अ कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो हर बड़े आज़म पर पाए जा रहे हैं ना. They exist in polar, temperate and tropical zones, although usually not in deserts. हाँ, सहराओं में नहीं होते. इसके अलावा हर जगह मौजूद हैं, हर तरह के क्लाइमेट में मौजूद हैं, हर तरह की लोकेशन पर मौजूद है. पोलर भी और ट्रॉपिकल रेंज में भी है, टेम्परेट में भी है. अगर आप ग्लोब को देखें तो पोलर, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल तो हर जगह मौजूद है. नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है. However, they are very sensitive to changes in climate such as decrease in precipitation. ज़ाहिर है ये डिपेंडेंट ही precipitation पर ज़्यादा है, तो अगर बारिश नहीं होंगी तो फिर जो है वो वेटलैंड डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. The amount of precipitation and changes in temperature affect the growth rate of wetland plants. Obvious सी बात है, बारिश नहीं होगी, पानी नहीं होगा तो प्लांट्स भी नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स भी नहीं होंगे. Temperature. Wetland temperatures vary from the warm tropical swamps of Costa Rica to the barely melted Arctic tundra. ये क्योंकि हर बड़े आज़म पर मौजूद है, दुनिया में हर जगह मौजूद है जियोग्राफिकली, तो हर तरह के क्लाइमेट में मौजूद है, तो हर तरह का टेम्परेचर उनको मिल रहा है. गर्म तरीन इलाका कोस्टा रिका से लेकर आर्कटिक तंद्रा तक में ये जो है वो टेम्परेचर रेंजेस के अंदर मौजूद है. Many of the world's wetlands are in temperate zones. ज़्यादातर वेटलैंड्स कहाँ मौजूद हैं? टेम्परेट जोन्स में. टेम्परेट जोन्स कौन से होते हैं? जहाँ पर गर्मियाँ गर्म होती है और सर्दियाँ ठंडी होती है, लेकिन जो है गर्मियाँ बहुत शदीद गर्म नहीं होती और सर्दियाँ बहुत शदीद सर्द नहीं होती, यानी मॉडरेट होता है सब कुछ. तो वो रीजन कहलाते हैं आपके टेम्परेट जोन्स. Wetlands found in tropical zones are always warm. ठीक है, ऑब्वियसली ट्रॉपिकल जोन में जितने भी आएंगे वो वार्म होंगे. टेम्परेट इन वेटलैंड ऑन द अरेबियन पेनिनसुला फॉर एग्जांपल कैन रीच अबाउट 122 फ़ारेनहाइट या 50 सेल्सियस से लेकर, अगर साइबेरिया में है तो उसका टेम्परेचर हो सकता है -51 सेल्सियस. कितना डिफरेंस है? 50 to 51, -51. तो वेटलैंड हर तरह के टेम्परेचर में हो सकते हैं. ये सिर्फ जो है वो सहराओं में नहीं पाए जाते, क्योंकि सहराओं में थोड़ा बारिशों का ये प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ नहीं होते हैं. Each wetland community has a variety of plants which provide shelter and food for many of the animals living there. ठीक है, ये तो खैर हर जगह की यही बात है कि प्लांट्स जो हैं वो खाना देते हैं, शेल्टर देते हैं एनिमल्स को. प्लांट्स के अलावा ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करते हैं पानी के अंदर जानवरों को.
Plants that grow out of water are called emergents. The aquatic plants that have adapted to the water so that their leaves float on top of the water. ठीक है. फ्लोटिंग प्लांट जो होते हैं ना इमर्जेंट कहलाते हैं, जिनकी जड़ें तो ज़मीन में होती है लेकिन फोटोसिंथेसिस करने के लिए वो है जो उनका फूल होता है, पत्ता होता है ऊपर का, वो बाहर आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल आपने जो लॉटस देखे, लिलीज लॉटस, कमल का फूल, तो वो देखे हुए हैं आपने, वो इसी तरह होते हैं. इसके अलावा सबमर्जेंट भी होते हैं, प्लांट्स दैट आर वेल अडॉप्टेड टू वाटर एंड दे लिव कंप्लीटली अंडर द सरफेस ऑफ द वाटर. ठीक है. इमर्जेंट का जो है वो अपर पार्ट बाहर होगा और सबमर्जेंट पूरे के पूरे पानी के अंदर होंगे. सो these are the wetlands vegetation, these are the emergents, these are the floating plants, and these are the submergent. Common cattail, arrowhead, pickleweed, willow, purple loose strife, skunk cabbage, marsh marigold, wild rice and bulrush. ये कुछ स्पीशीज हैं आपके प्लांट्स की. और ये फ्लोटिंग येलो लोटस, पॉन्डवीड, स्पैटर डॉग, डकवीड, कॉमन वाटर वीड. सबमर्जन में ये डूबे हुए हैं, मिल्फॉयल एंड कूनटेल. अच्छा, व्हाट डज एंडेंजर्ड मीन, ये हम शायद डिस्कस कर चुके हैं. चले, लेट मी डिस्कस अगेन. Officially threatened species are those listed as critically endangered, CR, endangered and vulnerable. Practically this means critically endangered का मतलब होता है a species facing an extremely high risk of extinction in the wild. Extremely high risk पर है. Endangered जो है वो very high risk पर है, और vulnerable जो है वो high risk पे है. ठीक है. तो जो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जो थोड़ा सा ख़त्म होने से दूर है वो एंडेंजर्ड है, और जब भी ज़्यादा दूर है वो वल्नरेबल, लेकिन है सब खतरे में. थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं ये सारी वेटलैंड्स की, या एंडेंजर्ड है. ये सारी हैं जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है, अब सफ़र कर रही हैं उधर, इजीली ग्रो नहीं कर पा रही हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है. Virgin grass, tall manna grass, water, speedwell, porcupine, sedge, broadleaf, arrowhead, waterwort, prairie cordgrass, small white water lily. तो सारी हैं endangered species हैं. ओके, सिग्निफिकेंस के ऊपर बात करते हैं कि वेटलैंड की क्या इम्पोर्टेंस है. देखिए, कुछ तो आप खुद ही समझ गए होंगे. दे आर 6% ऑफ total on earth, and accommodating 40% of the water animal and plant species. तो ये एक one of the most important significance है. Traditionally viewed as wasteland,
अच्छा हाँ, पहले ये जो है वेस्ट लैंड के नाम से जाने जाती थी, फिर जब इनकी सिग्निफिकेंस का पता लगा तो उसके बाद से इन्हें वेटलैंड कहा ना। पहले वेस्टलैंड कहलाती थी कि वो जगह बेकार है, पानी में पड़ी हुई है, छोड़ो उसे ख़त्म करो, पानी को वहाँ से निकालो और क्रॉपिंग करो या कुछ बना लो, ठीक है। तो दैट वर वेस्टलैंड इन द पास्ट। बट देन जो है वो रिसर्च हुई, देखा गया और फिर जो है उसकी कदर हो गई, या फिर वेस्टलैंड कहलाती थी। और अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर डिजीज। वेटलैंड्स आर वाइटल फॉर ह्यूमैनिटी फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, और वो नंबर ऑफ रीजंस ये हैं। वेटलैंड एक्ट एज वाटर फिल्टर, ठीक है, रिमूव केमिकल्स फ्रॉम वाटर एज इट पासिस थ्रू देम। वेटलैंड के अंदर अगर आप गंदा पानी डालेंगे तो वो जो है वो नेचुरल फिनोमिना के तहत जो है उसकी वाटर प्यूरिफिकेशन शुरू हो जाएगी, साफ हो जाएगा वो। और बहुत से कंट्रीज हैं जहाँ पर वेटलैंड को एज अ जो है डोमेस्टिक वाटर ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। कैन बी यूज एज ट्रीटमेंट फॉर वेस्ट वाटर, ठीक है, ये वन ऑफ सिग्निफिकेंस है। इम्पॉर्टेंट ब्रीडिंग, फीडिंग एंड रेस्टिंग एरियाज फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। जो माइग्रेटिंग बर्ड्स होते हैं, यानी कहीं का अगर एटमॉस्फेयर चेंज, सर्दी आ रही होती है, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ आ रही होती है, तो फ्लॉक के फ्लॉक्स जो हैं वो कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जा सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। तो फिर ये वेटलैंड्स होती है जहाँ पर वो स्टे करते हैं, फीडिंग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, रेस्टिंग करते हैं, एक तरह का सिराए हो जाता है उनके लिए, और वहाँ ये अपने आप को एकोमोडेट कर देते हैं। वेटलैंड प्रोटेक्ट्स एरियाज फ्रॉम फ्लडिंग, ठीक है, पानी जो है फ्लडिंग का इसमें जा सकता है और आगे आबादी में नहीं जाएगा, इधर ही स्टोर हो जाएगा और आपको फ्लडिंग से बचाएगा। इट रिफिल एक्वाफर्स, ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता है, चूँकि ड्रेन का पानी इसमें जमा होता है, या डिफरेंट जो है या सॉल्ट वाटर आता है, या लेक से आता है, या रिवर से आता है पानी। तो जब इसमें जमा हो जाता है तो फिर ये पानी वो अंडरग्राउंड सीव करता है, एक्वाफर को भरता है और आपके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। इसके अलावा वेटलैंड्स प्रोवाइड फ्रेश वाटर, fresh water gives us water for basic drinking, cooking and washing needs and for irrigation। आप ये पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साफ होता है। Wetlands feed humanity, rice grown in wetland paddies, ठीक है, आप यहाँ पर चावल भी उगा सकते हैं। In the staple diet of nearly 3 billion people and count 20% of world's food जो है वो यहाँ से आ रहा होता है। Because we have talked about कि wetland has peat, peat जो है एक तरह की सॉइल होती है और उसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, बहुत फर्टिलाइजर, बहुत न्यूट्रिएंट रिच होती है, PEAT, पीट। सो यहाँ पर आपको जो है वो पानी भी चूँकि बहुत मौजूद होता है और मिट्टी बड़ी अच्छी है, तो यहाँ पर आप फूड ग्रो करा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल राइस। वेटलैंड्स आर नेचर शॉक एब्जॉर्बर्स, ठीक है। The wetland within river basins act as natural sponges, absorbing rainfall, reducing flood impact, and this same storage capacity also helps safeguard against drought. तो जो है ये रेनफॉल को भी आपकी जो है रेनफॉल की वजह से अगर कोई तबाही हो सकती है तो वो भी रुक जाती है, क्योंकि ये इसके अंदर जमा हो जाता है पानी, फ्लड वाला भी हो जाता है। और इसके अलावा ड्राउट अगर कहीं है तो आप ड्राउट हो जाता है अगर लोकेलिटी में, तो यहाँ से आप पानी ले सकते हैं। मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ रिड्यूस द स्पीड एंड हाइट ऑफ स्टॉर्म, अर्थ सर्जेस एंड इम्पैक्ट ऑफ सुनामीज एंड हरिकेन्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो मैंग्रोव्स होते हैं या जो इसके अंदर वेजिटेशन होती है उसके अंदर भी ताकत होती है, एज अ बैरियर काम करते हैं। सुनामी या तूफान आते हैं तो उसके इफेक्ट को भी रोक, उसके इफेक्ट को कम करते हैं, उसके इम्पैक्ट को कम करते हैं। वेटलैंड्स आर क्रिटिकल फॉर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। Wetlands are home to more than 1 lakh known freshwater species and this number is growing all the time. Wetlands are also essential for many amphibians as well as for bird breeding migration। ये हम बात कर चुके हैं कि इट्स अ बायोलॉजिकल सुपरमार्केट, और यहाँ पर जो है वो बहुत सारे एनिमल्स अपनी खुराक हासिल करते हैं और ठिकाना हासिल करते हैं।
Wetland creates sustainable products and livelihood. More than 660 million people depend on fishing and aquaculture for their livelihood. On the wetlands, wetland पे dependent है कितने 660 million people. फिशिंग करते हैं यहाँ से अपना जो है वो रोजगार या इससे कमाते हैं. तो वेटलैंड्स के जो है वो इकोनॉमिकल और बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. That's why these are not more called वेस्टलैंड. ये अब जो है वो वेस्टलैंड नहीं कहलाती है, अब वेटलैंड कहलाती है. देयर आर ओवर 1 बिलियन पीपल हु मेक अ लिविंग फ्रॉम वेटलैंड्स. ठीक है, ये अलग जगह से डाटा है तो वेरी करेगा. दे आर ऑल्सो वाइटल इन वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर स्टोरेज एंड कार्बन प्रोसेसिंग. ठीक है, ये बात हो गई थी. वाटर स्टोरेज एंड वाटर एंड कार्बन प्रोसेसिंग भी जो है वो होती है. Peatlands are a unique type of wetland form by accumulation plants and animals remains in the water. They uncover 3% of the earth but can also store 1/3 of the world's carbon. अच्छा देखें, ये जो है ना ये देखें स्टोर अराउंड 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कार्बन. 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कार्बन का क्या मतलब है? 2 times of the amount of carbon reserved by forest in the world. अगर अर्थ के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड के 3 हिस्से कर दें, जितनी भी है कार्बन, तो उसमें से जो एक हिस्सा है वो ये वेटलैंड जो है उसको उससे फाइट कर रही है और उसको एब्जॉर्ब करिए, प्रोसेस करिए, सिक्वेस्टर करिए. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहलाता है ये. कितना यानी फॉरेस्ट जितना दुनिया में फॉरेस्ट कितने ज़्यादा है, जंगलात, और जंगलात कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर, ये उससे 2 गुना ज़्यादा करता है वेटलैंड्स. ठीक है, असल में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का प्रोसेस ये होता है कि प्लांट्स जो है ना वो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके अपने जड़ों के जरिए ज़मीन में ले जाता है और उधर दफन कर देता है. और अब वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहते बल्कि अनअवेलेबल फॉर्म में जो है वो ज़मीन में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं. तो इस तरह माहौल साफ होता है. वेटलैंड आर मोर क्रूशियल, यानी फॉरेस्ट से ज़्यादा काम कर रहे हैं. अच्छा, अब थ्रेट्स क्या है वेटलैंड्स को? जाहिर है आदमी से ही इसको खतरा है. मैंस इन्फ्लुएंस, इंसानों से खतरा है. एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो हैं वो डिजास्टर्स हैं. ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स वेटलैंड्स हैव डिसअपीयर्ड सिंस 1900. 1900 क्यों हो गई? क्योंकि 1900 वाज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई और जो है प्रोडक्शन शुरू हुई और पॉल्यूशन शुरू हुई, तो फिर जो है वो हर इकोसिस्टम जो है वो उसने सफ़र किया. कन्वर्जन ऑफ वेटलैंड्स फॉर कमर्शियल डेवलपमेंट. कन्वर्जन ऑफ वेटलैंड्स फॉर कमर्शियल डेवलपमेंट, वो जब हमने बात की थी ना कि ये दीज आर दी वेस्टलैंड, इनको जो है इनको हटाओ और यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन कर दो, ये वही बात है. कमर्शियल डेवलपमेंट, ड्रेनेज स्कीम्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड पीट, यहाँ से एक्सट्रैक्शन शुरू कर दी. ओवर फिशिंग, so we were talking about the yes, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स होती है एंड पीट के लिए एक्सट्रैक्शन की जाती है, वहाँ से ओवर फिशिंग की जा रही है. टूरिज्म की वजह से भी सारे ही इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. सिल्टेशन का जो है एक मसला आ जाता है. पेस्टिसाइड, मतलब जितनी भी पॉल्यूशन है रन ऑफ के जरिए, पेस्टिसाइड हो गए, एक्सेसिव पेस्टिसाइड यूज होते हैं फील्ड में, एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं एग्रीकल्चर में, तो वो रन ऑफ के जरिए भी इनमें जमा हो जाते हैं. और जो है नमक जो है उसकी मिकदार बहुत बढ़ जाती है, तो फिर वो ज़मीन बेकार हो जाती है. सिल्टेशन. इसके अलावा टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है. इंडस्ट्री का वेस्ट है वो अगर है कहीं इंडस्ट्री करीब में, तो उसका भी जो है वो चैनल बना हुआ है और यही डंपिंग की जा रही है, तो फिर उसकी वजह से पॉल्यूटेंट्स जमा हो जाते हैं
और कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, डाइक्स एंड ऑफन डैम प्रोटेक्शन, ठीक है। ये डैम को बनाने के लिए भी जो है वो पोल्यूशन क्रिएट होती है उसके नतीजे में भी। तो उसकी वजह से ये जनरल रीजंस है, ये जस्ट फॉर वेटलैंड नहीं, ये किसी भी वाटर बॉडी पे एप्लीकेबल है, किसी भी वो इकोसिस्टम पर एप्लीकेबल है। ये सारे प्रॉब्लम है जो इन जनरल एनवायरनमेंट में हो रहे हैं और जिसकी वजह से तमाम इकोसिस्टम बायोम्स एंड फ्रेश वाटर बॉडीज, मेरीन बॉडीज या जो है बायोडाइवर्सिटी जितनी भी आपके प्लांट्स एनिमल्स हैं, इकोलॉजी है, ये सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। Many inland wetlands have been drained or filled to grow crops or have been covered in concrete, asphalt and buildings. ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम आ रहा है कि हमें क्रॉप ज्यादा फूड चाहिए, ज्यादा आबादी है, तो हम जो है वो देख रहे हैं कहाँ पर अच्छी क्रॉपिंग की जा सकती है, तो हम ये वेटलैंड को हटा देते हैं और उधर अपनी जो है क्रॉपिंग शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जगहें चाहिए, शहर ज्यादा बन रहे हैं, माइग्रेशन, शहरों में लोग ज्यादा आ रहे हैं, तो बिल्डिंग्स भी चाहिए, रोड्स चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो फिर उसके लिए जगह चाहिए और फिर जो नेचुरल हैबिटाट्स होते हैं जैसे वेटलैंड्स हैं, इनको हटाया जाता है और फिर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जाती है। दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड्स विद प्रेशियस स्पीशीज एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं इससे वहाँ की स्पीशीज जो है वो मुतासर हो रही हैं। Wetlands contribute to our oxygen level and the destruction of wetlands disrupt the balance of elements in our fragile atmosphere. Wetlands हैं, प्लांट ज्यादा हैं, बहुत सारी चीज हैं यहाँ पर प्लांट्स की, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऑक्सीजन को लिबरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो फिर अगर वो डिस्ट्रक्ट होंगे तो जाहिर है हमारे एटमॉस्फेयर की जो क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है वो भी डिस्टर्ब होगी। रामसर कन्वेंशन क्या होता है एंड व्हाट इज ऑल अबाउट? तो रामसर जो है वो एक कन्वेंशन है अबाउट वेटलैंड्स। तो इस कन्वेंशन में आपने ये किया था कि वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट कैसे करना है, इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स क्या है, इस चीज़ों के ऊपर ये चीज़ है। So the Convention on Wetlands of International Importance, ठीक है, more commonly known as the Ramsar Convention. It is an international agreement promoting the conservation and wise use of wetlands. It is the only global treaty to focus on a single ecosystem. ठीक है, ये एक ग्लोबल मुहायदा है, ट्रीटी है, जिसके अंदर आप जो 168 कंट्रीज जो हैं इन सब ने मिलकर इस बात को मुत्तफिक हुए हैं कि हमारे मुल्क में, अपनी अपनी कंट्री में जो वेटलैंड है ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है, वो हमने उसकी कंजर्वेशन करनी है, वहाँ के पानी की, वहाँ की एनिमल्स की, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी की, वहाँ की इकोलॉजी की, इकोसिस्टम की, हमने वहाँ की करनी है हर हालत में। और ये बहुत ही जो है वो कामयाब है एक तरह से, ठीक है। और 168 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं इसमें, और एंड इज नेम्ड फॉर सिटी इन ईरान। ईरान में चूंकि ये ट्रीटी साइन हुई थी तो इट इज कॉल्ड द रामसार कन्वेंशन। ईरान के शहर रामसार में हुई थी तो इट इज कॉल्ड एज रामसार कन्वेंशन। ये 1971 में होती। और थ्रू दिस अग्रीमेंट मेंबर कंट्रीज पॉजिटिवली कमिट टू वाइज यूज ऑफ ऑल वेटलैंड, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने यूज नहीं करना, करना है, लेकिन तरीका जो सही तरीका होता है, वाइज यूज होता है, उस तरीके को लेकर चलना है, इस स्ट्रेटेजिक वे में चलना है। डेजिग्नेटिंग साइट फॉर द रामसर लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कहलाती हैं वो, कंजर्वेशन, okay, cooperating on transboundary wetlands and other shared interests as of April 2015, 2015 तक there are over 2100 designated रामसर साइट जो है टोटल, ये जो 168 कंट्रीज है उसके मुताबिक 2015 तक 2100 जो है रामसर साइट्स हैं ओवरऑल, और इट कवर्स 208 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, एन एरिया स्लाइटली लार्जर देन मेक्सिको। मेक्सिको जितना, जो थोड़ा सा उससे बड़ा जितना एरिया है टोटल, अगर सबको ऐड कर रहे हैं जितनी भी ओवरऑल 168 कंट्रीज की रामसर साइट है तो इतनी बनती है। अच्छा, द ऑफिशियल लिस्ट ऑफ रामसर साइट, अच्छा ठीक है, आप ये ऑफिशियल जो है वो साइट विजिट कर लें, मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आपको और क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान की बात करते हैं। द कन्वेंशन एंटर्ड इनटू फोर्स इन पाकिस्तान में ये कब हुई? ऑन नवंबर 23, 1976 में।
और पाकिस्तान के पास इस वक्त जो है वो 19 ऐसी वेटलैंड्स हैं जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है जिसकी, और वो रामसर साइट्स कहलाती हैं। और उनका तो तकरीबन एरिया जो है वो जो है ये 134,807 हेक्टर्स है। और अभी तक यही है डेटा, ये चेंज नहीं हुआ है। तो ये पाकिस्तान की रामसर साइट है। आप अगर इस पे जाएंगे वेबसाइट पर तो आप मजीद इसको जो है जूम इन करके देख सकते हैं कि ये एक यहाँ है, दो यहाँ है, फिर मजीद जूम इन करेंगे तो वो दो और जूम इन हो जाएगी कि एक यहाँ होगी, क्या होगी। एक यहाँ है, 6 इस तरफ है वेटलैंड, एक इधर है, 3 इधर है, और एक यहाँ, और 4 इस तरह टोटल 19 है। और मैं चाहूंगी कि आप जरूर जाएं इसकी साइट पर और खुद से देखें, इस रामसर साइट को देखें, विजिट करें और एक्सप्लोर करें कि पाकिस्तान की किस किस सिटी में ये वेटलैंड्स मौजूद है। तो बात कर चुके हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।